हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और 10वां के प्रीवियस ईयर यानी VVI ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हाथ में। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहे, यूं आगे बढ़ते रहे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, पवन टीचिंग सेंटर ये आपका मेरा मोबाइल नंबर। किसी प्रकार से कोई डाउट, परेशानी, समस्या हो तो कॉल कर सकते हैं और आपसे पूछ सकते हैं। यहाँ देखा जाए तो विज्ञान साइंस है। क्या है? विज्ञान और साइंस, जिसको विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। ये हम लोग भौतिक पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कौन प्रश्न? वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो सेम टू सेम आपके एग्जाम हॉल में आएंगे और यहीं से पूछे जाएंगे। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहे, यूं आगे बढ़ते रहे। हम लोग चलते हैं। अब समय हम लोग के पास ज़्यादा समय नहीं है, टाइम नहीं है, इसलिए हम लोग जल्दी से जल्दी सोचेंगे और ज़्यादा ज़्यादा प्रश्न कर सकें, जिससे आपको एग्जाम हॉल में या कह सकते एग्जाम देने में और नंबर उठाने में बहुत ही आसानी हो। तो चलते हैं, ज़्यादा देरी ना करते हुए। थोड़ा सा हम कैमरा को सेटिंग करके जूम प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न चलता है, प्रश्न का रहा है प्रश्न संख्या फर्स्ट। कौन संख्या? प्रश्न संख्या। तो प्रश्न संख्या पहला क्या करा, जो हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा जूम कर देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा ज़्यादा जूम करने पर पिक्चर फटता है, लेकिन कोई नहीं, हम लोग मैनेज करके चलेंगे। तो कर रहा है प्रश्न संख्या, देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या फर्स्ट, प्रश्न संख्या फर्स्ट क्या करा? पहला प्रश्न फिजिक्स का, चैप्टर फिजिक्स का, भौतिक्स का पहला प्रकाश तथा परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन और क्या है? अपवर्तन, दोनों के बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है लगभग हम लोग 80 क्वेश्चन लगभग करेंगे। इसका जो 80 क्वेश्चन को जो पूर्ण रूप से हम इसे कह सकते हैं ब्रीफली में या डीपली में कर सकते हैं। चाहिए तो आपको 100 क्वेश्चन भी करा देते हैं। तो सोच लीजिए, अगर एक चैप्टर का सिर्फ फिजिक्स के भौतिकी का प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन का सिर्फ हम लोग 80 क्वेश्चन प्रश्न करेंगे, 86 प्रश्न करेंगे। तो सोच लीजिए, इसी प्रकार से चैप्टर 2 का भी करेंगे, चैप्टर 3 का करेंगे, तो आप सोच सकते हैं कि कितना ही क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब इससे ज्यादा आपको पूछ ही नहीं सकता है। सेम टू सेम कॉपी यहीं से आएगा, तो कॉपी कर लिया जाएगा एग्जाम हॉल में। इसीलिए तो मेरे थंबनेल में आप भी देख सकते लिखा हुआ, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न आएंगे यहीं से। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर साथ, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। हम लोग करने जा रहे हैं प्रश्न परावर्तन तथा अपवर्तन। करा पहला में करा, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ये प्रश्न 2012 में पूछा गया था, 2017 में। संभावित है कि 2022-23 में भी पूछ लिया जाए। तो क्या कीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, एकदम चटनी वाला जिसको क्वेश्चन कहते हैं ना, नॉर्मल क्वेश्चन, तो आप डायरेक्ट से ऑप्शन देखिएगा, मार दीजिएगा। कौन है जो लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता? जल। तो जल लेंस बनाने में प्रयुक्त होता है कि नहीं होता है? कांच का प्रयोग होता है, प्लास्टिक का प्रयोग होता है, जल का भी प्रयोग होता है। तो क्या मिट्टी से लेंस बनाया जाएगा? नहीं। तो कौची हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। तो एक का आंसर हो जाएगा डी, जो है क्या है? प्रश्न संख्या 1 का आंसर है डी। मिट्टी का उपयोग लेंस बनाने में किया नहीं जाता है। उसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी। यह प्रश्न 2018 में पूछा गया था। सेम टू सेम एजेटिक क्वेश्चन आने वाला है आपको। तो 1 डायोप्टर है, तो 1 डायोप्टर है तो इसका क्या होगा? इसका जो लेंस की फोकस दूरी होगा, जो क्या होगा? तो जब 1 डायोप्टर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। क्या है? सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 100 से 1 डायोप्टर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी इसकी होगी। उसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या चलते हैं नेक्स्ट, प्रश्न संख्या आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या करा? प्रश्न संख्या तीसरा में क्या करा, जो देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उतना लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? तो किसी भी बिंब में जो बिंब का वास्तविक तथा समान साइज बनाना है, प्रतिबिंब बनाना है, तो प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, लेंस के मुख्य फोकस पर। ऑप्शन नंबर बी, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, अनंत दूरी पर रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा फोकस के बीच की दूरी में रखना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर क्या होगा? तो हमको अगर बराबर बनाना है और उससे बराबर
वास्तविक दूरी बनाना है तो फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर रखेंगे तो क्या होगा, जो प्रतिबिंब का होगा वास्तविक तथा समान साइज के प्रतिबिंब बनेंगे। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या कहाँ चलते हैं, 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, किसी गोलीय दर्पण में कौन पन दर्पण, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो कौन दर्पण तथा लेंस क्या चीज समता होगा, दोनों अवतल होगा, दोनों उत्तल होगा। दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, और दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल होगा। तो क्या होगा, प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऐसा दोनों अवतल होगा। जब गोलीय के दोनों को फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, माइनस में अवतल प्लस में उत्तल, ध्यान देने योगवाद। प्रश्न संख्या कितना, प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं 5 की ओर। तो देख सकते हैं प्रश्न संख्या 5 में, जो प्रश्न संख्या 5 तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बोल क्यों इंपॉर्टेंट सर, जो हमको थोड़ा सा क्या कीजिए बताइए। हम कि इसलिए प्रश्न संख्या 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए तो ये प्रश्न 16 में 21 में भी पूछे गए हैं। तो प्रश्न संख्या 5 क्या करा, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो एकदम सेम टू सेम एजीटी क्वेश्चन बार बार पूछते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। तो ये भी क्या ऑप्शन देखने का चीज है, डायरेक्ट प्रश्न देखिए और क्या आंसर मारिए। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर क्या हो गया, बी। उसी प्रकार प्रश्न संख्या 6, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, किसके परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ये प्रश्न तो ऐसा लगता है कि भेड़िया धसान पूछा है। देख सकते हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है और परावर्तन के कितने नियम है। देखिए सेम क्वेश्चन वहां है, कब पूछा है, 15 में पूछा है, 16 में, 15 में, 12 में, 15 में, 15 में, 20 में, 21 में, 16 में, यानी इतना बार पूछा है यह प्रश्न, इतना बार पूछा है कि हमको 2 बार इसको लिखना पड़ा तब जाके यहाँ पर सेटलमेंट हुआ। तो प्रश्न संख्या कितना, 5 का। 6 का, प्रश्न संख्या 6 का आंसर कितना हो जाएगा, 2। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम रट लीजिए, एकदम सेम टू सेम आने वाला है क्योंकि बार बार पूछता है, ये प्रश्न को पूछता है 1 साल 2 साल नागा करके। तो 22 में नागा कर दे तो 23 में तो कन्फर्म में पूछेगा। उसी प्रकार प्रश्न संख्या कहाँ चलते हैं, 7 में, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। प्रश्न संख्या 7, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण का, ऑप्शन नंबर सी अवतल लेंस का, ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस का। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो आंसर हो जाएगा 7 का डी हो जाएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या कितना, 8 की ओर चलते हैं। यह देखिए कितने बार ये प्रश्न आए हैं, हम बता नहीं सकते हैं। किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। तो क्या होता है प्रश्न संख्या 8 का, ये तो आप पढ़े चुके, एकदम याद हो गया होगा। साइन आई बटा क्या होता है, साइन आर होता है। ये प्रश्न 15, 19 और 21 में पूछे गए हैं। एकदम सेम टू सेम एजीटी क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में यहीं से देखने को मिल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ पढ़ लो, चाहे कहीं से क्वेश्चन आएगा यहीं से। प्रश्न संख्या 9 में चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या कर रहा है, एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस क्या होता है, ऑप्शन ए सभी जगह समान मोटाई का, ऑप्शन नंबर बी बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा होता है, ऑप्शन नंबर सी किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो एक उत्तल लेंस क्या होता है, तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, कौन लेंस, उत्तल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है, किनारे में मोटा, बीच में कच्ची, बीच में पतला, किनारे में मोटा होता है। प्रश्न संख्या कितना, 10 करा अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। ये भी प्रश्न एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आते हैं। दिया हुआ 2013 में, 20 में, 21 में क्वेश्चन पूछ के तो एकदम धूरी उड़ा दिया है, लगता है जैसे। तो प्रश्न संख्या 10, तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है, तो अवतल लेंस का आवर्धन होता है v बटा u होता है। तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या कहाँ, 11 में चलते हैं। कहाँ चलते हैं जी, 11 में। करा गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। कौन दर्पण, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। बीच के बीच क्या संबंध है जो बताते हैं हम लोग, देखते हैं।
प्रश्न संख्या 11 के ए और बराबर 2f होगा, बी एफ बराबर आर होगा, एफ बराबर 2/r और डी ऑप्शन नंबर आर बराबर f/2। तो गोलीय दर्पण अफोक्सांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच कैसा संबंध होगा? तो प्रश्न संख्या 11 का ए और बराबर 2f होता है। गोलीय दर्पण अफोक्सांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच की दूरी को और बराबर 2f से सूचित किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर क्या हो गया? ए हो गया। उसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या कहाँ चलते हैं? 12 चलते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहते हैं? प्रश्न संख्या 12 का ये भी 2012 में प्रश्न पूछे गए थे। तो 2012 प्रश्न का है, एकदम सेम टू क्वेश्चन सेम आया है। इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ जो देखते हैं। इसका ऑप्शन है आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर हो जाएगा निर्गत कोण। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। कौन कोण? निर्गत कोण। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? ये ऑप्शन नंबर ए -x डायोप्टर, ऑप्शन नंबर बी 1 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी 2 डायोप्टर और ऑप्शन नंबर डी 1.5 डायोप्टर। तो प्रश्न संख्या 13 का आंसर क्या होगा? तो प्रश्न संख्या 13 का आंसर हो जाएगा 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता 1d होगी। तो 2 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होगी? 2d होगी। यह प्रश्न कब पूछा गया था? 2012 में। चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या कितना 14 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या कर रहा है उसमें देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 और 15 और 16 देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 14 कर रहा, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। कोई भी अवतल दर्पण हो उसके द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थिति होती है। जब वस्तु की स्थिति होती है कैसा? ए ऑप्शन में दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर बी फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच, ऑप्शन नंबर सी वक्ता केंद्र पर ही, ऑप्शन नंबर डी वक्ता केंद्र से परे। तो प्रश्न संख्या 14 का आंसर क्या हो जाएगा? दर्पण तथा उसके फोकस दूरी के बीच होगा। किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक तथा सीधा आवर्धित प्रतिबिंब बनता कब रहे? जब दर्पण तथा उसके फोकस दूरी के बीच में स्थित रहेगा तब बनेगा प्रतिबिंब। प्रश्न संख्या कितना की ओर चलते हैं? प्रश्न संख्या 15 की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या करा? किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? उत्तल, ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण द्वारा, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए प्रश्न संख्या 15 का आंसर क्या होगा। तो सर प्रश्न संख्या 15 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। किसी भी दर्पण का प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनेगा कब? जब उत्तल दर्पण में रहेगा तो हमेशा सीधा बनेगा और क्या बनेगा? छोटा बनेगा। प्रश्न संख्या 16, अवतल दर्पण है अभिसारी, अपसारी, अभिसारी तथा अपसारी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 अपसारी। अवतल दर्पण कैसा? अभिसारी है। तो उत्तल दर्पण देखा पूछ देगा तो उत्तल दर्पण कैसा हो जाएगा? उत्तल दर्पण अपसारी हो जाएगा अगर उत्तल दर्पण के बारे में पूछेगा तो। ये प्रश्न संख्या कितना था? 16 था। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, प्रश्न अच्छे प्रश्न है तो नीचे जो लाइक का बटन दिया हुआ है उसको दबाना ना भूलें। आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चैनल को क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और एक साथ अपने दोस्तों को क्या कर दीजिए? वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। हम लोग अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 चलते। प्रश्न संख्या 17 थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक है। 17 और 18 फिर भी थोड़ा सा मैनेज कीजिए, कोऑपरेट कीजिए और हम आपको प्रश्न पढ़ के बताते हैं। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक एवं छोटा होगा, ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक एवं आवर्धित होगा, ऑप्शन नंबर सी वास्तविक एवं छोटा होगा और ऑप्शन नंबर डी वास्तविक एवं आवर्धित होगा। तो प्रश्न संख्या कितना? 17 का आंसर क्या हो जाएगा? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें क्या कीजिए? बताइए। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा? ए उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब काल्पनिक होगा और हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। तो प्रश्न संख्या 17 का आंसर क्या हो गया? 1। उसी प्रकार हम लोग चलते प्रश्न संख्या कितना में? 18 में चलते हैं। आप 18 हमको बनाने से पहले, हमको उत्तर देने से पहले आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्या दीजिए? उत्तर दे दीजिए और क्या करते हैं? हमको बताकर बताइए।
कह रहा कि निम्नलिखित में से किस दर्पण का द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण द्वारा, और ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी इस सभी दर्पणों द्वारा। तो प्रश्न संख्या 18 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अवतल दर्पण के द्वारा। हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 19 में चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किस में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जो निम्नलिखित दिया हुआ उनमें से किस में से बड़ा बनेगा और वास्तविक प्रतिबिंब बनाना है, तो किस में बनेगा? ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण में बनेगा, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण में बनेगा, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण में बनेगा, और ऑप्शन नंबर डी अवतल लेंस में बनेगा। तो प्रश्न संख्या 19 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, अवतल दर्पण में बनेगा। निम्नलिखित में से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब किस में बनेगा? अवतल दर्पण में बनेगा। हम लोग प्रश्न संख्या आगे चलते हैं, 21 की ओर चलते हैं। कहां चलते हैं? प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 क्या करा जो देखते हैं। 20 की ओर करा। प्रश्न संख्या 20 समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा। प्रश्न पूछे गए 15 में, 16 में पूछे गए प्रश्न। इंपोर्टेंट सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो इंपोर्टेंट है। जब हम एक चैप्टर का आपको 86 प्रश्न कराएंगे, सोचिए हर एक चैप्टर के कराएंगे उस तरीका से कितने प्रश्न हो जाएंगे। क्या आपको लगता है एजीटी क्वेश्चन यहाँ से नहीं डाला जाएगा? सेम टू सेम आपको क्वेश्चन यहीं से डाला जाएगा। प्रश्न संख्या 20 में करा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए वास्तविक होगा, ऑप्शन नंबर बी काल्पनिक होता है, ऑप्शन नंबर सी कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 20 का आंसर क्या हो जाएगा? बोल सर 20 का बी हो जाएगा, काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? काल्पनिक होता है। प्रश्न संख्या कितना चलते हैं? 21 किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। कोई भी वस्तु उसका आवर्धित प्रतिबिंब कैसा बनेगा? प्रश्न संख्या 1 ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण, और ऑप्शन नंबर डी सब प्रकार के दर्पण से। तो किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब किससे बनता है? तो सर किसी भी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब अवतल दर्पण से बनता है। तो प्रश्न संख्या 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। उसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या चलते हैं 22 की ओर चलते हैं। कह रहा काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कौन प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा ऑप्शन नंबर ए सीधा होगा, ऑप्शन नंबर बी उल्टा होता है, ऑप्शन नंबर सी तिरछा होता है, और ऑप्शन नंबर डी औंधा होता है। तो ये तो और तिरछा औंधा तो बकवास वाला क्वेश्चन ऑप्शन दे दिया है। तो ऑप्शन आपको ए और बी में चूज करना कौन होगा? तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो सर काल्पनिक प्रतिबिंब होता है जो हमेशा सीधा होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? उल्टा होता है। तो कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। प्रश्न संख्या कितनी की ओर चल रहे हैं हम लोग? प्रश्न संख्या 23 में चल रहे हैं। कह रहा किसी दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। किस दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब जो होगा दर्पण में हमेशा आभासी और क्या छोटा प्रतिबिंब बनेगा? प्रश्न संख्या 23 का आंसर आपको क्या होगा जो बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में हमसे पहले आप लिख के बता दीजिए। तो प्रश्न संख्या 23 का आंसर हो जाएगा अवतल, ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 23 का आंसर होगा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमेशा जो होगा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। किससे? वस्तु से। आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 24 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या कितने? 24 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 24 में क्या कर रहा है जो देखते हैं। कह रहा निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण में, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण में, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण में, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो प्रश्न संख्या 24 का आंसर क्या होगा? तो बोल सर 24 का आंसर हो जाएगा बी उत्तल दर्पण में हो जाएगा फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। और अवतल में तो क्या पता ही आपको है क्या होता है? जो बोल सर नहीं पता तो जाके आपको नीचे जिसमें पढ़ाया गया है डिटेल से आप जाके वहां पर देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 25 गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए अक्ष कहते हैं,
ऑप्शन नंबर बी फोकस्तांतर कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी वक्रता त्रिज्या कहते हैं और ऑप्शन नंबर डी वक्रता व्यास कहते हैं। तो प्रश्न संख्या 25 का आंसर क्या हो जाएगा? फोकस्तांतर। गोलीय दर्पण ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस्तांतर कहते हैं, जिसको एफ से सूचित किया जाता है। प्रश्न संख्या 26, लीजिए फिर सेम क्वेश्चन उलट के दे दिया आपको। वक्रता त्रिज्या r हो एवं फोकस दूरी f हो तो इसमें संबंध क्या होगा? तो जब भी पूछ दे वक्रता त्रिज्या r हो फोकस दूरी क्या हो f हो तो इसमें संबंध होता है f बराबर r/2 होता है। ई स्लैश मतलब बटा होता है, तो f बराबर r/2। तो प्रश्न संख्या 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। उसी प्रकार से हम लोग प्रश्न संख्या क्या चलते हैं? 27 चलते हैं। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? अब ये प्रश्न पूछा जाता है, 15 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 21 में पूछा गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये प्रश्न क्या किया जाता है? पूछे जाते हैं। तो ये स्टार वाला क्वेश्चन है। तो कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात है। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हजामत बनाने के लिए कौन सा क्या दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उपर्युक्त तीनों यानी कि सभी दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 27 का आंसर क्या हो जाएगा? बोल सर बी हो जाएगा। हजामत बनाने के लिए यानी बाल दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या कहाँ? नीचे देखिए 28 है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में कौची प्रयोग किया जाता है? सोलर कुकर में ए ऑप्शन नंबर ए में अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी में उत्तल दर्पण प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी में समतल दर्पण प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी में उत्तल तथा अवतल दर्पण प्रयोग किए जाते हैं। तो प्रश्न संख्या 28 सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। तो सोलर कुकर में कौन सी प्रयोग किया जाता है? तो सर सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। इसलिए इसको स्टार मार लीजिए। अब क्या कर लीजिए? लिख लीजिए, उतार लीजिए, छाप लीजिए, याद कर लीजिए। बार बार इसी वीडियो को रिपीट कर करके देखिए, जिससे आपको पढ़ने और समझने में क्या हो जाए? आसानी हो जाए। प्रश्न संख्या आगे करा है। प्रश्न संख्या कितना? 29। सर्च लाइट की परावर्तन सतह होती है। तो सर्च लाइट की परावर्तन सतह कौन सी होता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी भी उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पण होते हैं। तो प्रश्न संख्या 29 का आंसर हो जाएगा बी। सर्च लाइट की परावर्तन सतह अवतल दर्पण होती है। कौन दर्पण? अवतल दर्पण। उसी प्रकार से प्रश्न संख्या 29 रोगियों की नाक, कान, गले आदि को जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करता है। तो कान वाला डॉक्टर, चाहे नाक वाला डॉक्टर, चाहे गले वाला डॉक्टर, कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो ऑप्शन को प्रश्न संख्या 30 का आंसर हो जाएगा कौन? ए अवतल दर्पण का होता है। जो दांत आप दिखावे गए होंगे कभी, तो कौन सा दर्पण से आपको देखा होगा? अवतल दर्पण से दांत को आपको देखा होगा। मैं फिर आपको कहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को पवन टीचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने साथ एक दोस्त के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे कि वह भी आपका फ्रेंड जो दोस्त है वो भी पढ़ सके और अपने जिंदगी में आगे बढ़ सके। प्रश्न संख्या कितना? 31 है। करा 31 में करा पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए अधिक होती है, ऑप्शन नंबर बी कम होती है, ऑप्शन नंबर सी अपवर्तित होती रहती है और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं होती है। तो प्रश्न संख्या 31 का आंसर हो जाएगा बी कम होती है। पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा की फोकस दूरी से क्या होती है? कम होती है। प्रश्न संख्या 32 उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बना होगा? प्रश्न ऑप्शन नंबर ए बराबर और सीधा होगा, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और उल्टा होगा और ऑप्शन नंबर सी वास्तविक और सीधा होगा और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 32 का आंसर हो जाएगा बी वास्तविक और उल्टा होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब जो होता है, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है और कैसा होता है? उल्टा होता है। उसी प्रकार प्रश्न संख्या कितना चलते? 33 में उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम पहले ऑप्शन नंबर ए फोकस पर रहता है, ऑप्शन नंबर बी फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है, ऑप्शन नंबर सी अनंत पर रहता है और ऑप्शन नंबर डी फोकसांतर की दुगनी दूरी तथा अनंत के बीच रहता है। तो ये चारों ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा? तो सर प्रश्न संख्या 33 का आपका आंसर हो जाएगा बी फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है। उसी प्रकार से प्रश्न संख्या कहाँ चलते हैं हम लोग? 34 की ओर चलते हैं और 35 की ओर चलते हैं।
करा प्रश्न संख्या 34 में करा लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी की दुगनी, फोकस दूरी के बराबर, फोकस दूरी से व्युत्क्रम होता है और फोकस दूरी की तिगुनी होती है। तो प्रश्न संख्या 34 का आपका आंसर हो जाएगा सी, फोकस की दूरी के व्युत्क्रम होता है लेंस की क्षमता। प्रश्न संख्या क्या है तो बोल सर प्रश्न संख्या 35, उत्तल लेंस में जब बीम F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर ए बड़ा और वास्तविक होगा, ऑप्शन नंबर बी छोटा और वास्तविक होगा, ऑप्शन नंबर सी छोटा और काल्पनिक होगा, ऑप्शन नंबर डी बड़ा और काल्पनिक होगा। तो प्रश्न संख्या 35 प्रश्न संख्या 35 का आंसर हो जाएगा ए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी बीम F और 2F रहे तो इसका प्रतिबिंब के बीच में रहेगा तो प्रतिबिंब बनेगा बड़ा और वास्तविक बनेगा। उसी प्रकार से प्रश्न संख्या कितना, प्रश्न संख्या 36, दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। तो दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो सर दो वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यम को गोलीय लेंस कहेंगे। कौन लेंस कहलाएगा? गोलीय लेंस कहलाएगा। तो डायरेक्ट इसका तो आंसर आप बता सकते हैं। प्रश्न संख्या 36 का आंसर क्या हो गया? सी। उसी प्रकार हम लोग प्रश्न संख्या क्या चलते हैं? 37 की ओर चलते हैं। 37 क्या कह रहा? किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है, यानी दूर किया जा सकता है? प्रश्न पूछा गया कब? 2019 में पूछा गया। जितने भी प्रश्न सारे आपको VVI प्रश्न, इंपोर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम हॉल में एग्जिटी आने वाला है, यानी सेम टू सेम आपको एग्जाम हॉल में क्या होने वाला है? छपने वाला है। तो इसको कौन देने योग्य बात हो जाएगा? ध्यान देने योग्य बात है। इसलिए देखना भूलना ना बोलें और अपने दोस्त को साथ इसे शेयर कर रहे हैं ना भूलें। किस लेंस के उपयोग से दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस से, ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस से, ऑप्शन नंबर सी कभी अवतल लेंस और कभी उत्तल लेंस, और ऑप्शन नंबर डी बेलनाकार लेंस। तो प्रश्न संख्या 37 का आंसर आपको हो जाएगा बी, उत्तल लेंस से दीर्घ दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से दूर किया जाता है। उसी प्रकार से प्रश्न संख्या कितना है? 38 है। प्रश्न संख्या 38, नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। तो नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी के साथ जो है दर्पण के सामने रखी गई बीम की दूरी को क्या ली जाएगी? ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 38 का क्या आंसर हो जाएगा? तो प्रश्न संख्या 38 का आपका आंसर हो जाएगा बी, ऋणात्मक। नए कार्तिक व चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी क्या होगी? हमेशा ऋणात्मक होगी। हम चलते हैं प्रश्न संख्या कहाँ? 39 में। 39 प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होता है क्योंकि पहला लेंस की दो वक्र सतह होती है, ऑप्शन नंबर बी लेंस की एक सतह वक्र तथा दूसरी समतल होती है, ऑप्शन नंबर सी लेंस की दोनों सतह समतल होती है, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 39 क्या है? 40। प्रश्न संख्या 39 का आंसर क्या हो जाएगा? ए लेंस की दो वक्र सतह होती है। प्रत्येक लेंस के दो वक्र केंद्र होते हैं और इसकी लेंस की दो वक्रता सतह भी होती है। उसी प्रकार प्रश्न संख्या कितना? 40 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 40 में क्या कह रहा है? हमसे पहले आप अगर कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर बताते हैं तो आप समझ लिए आपका जो तैयारी चला, जो परफेक्ट तैयारी चल रहा उसमें आपको 50 में 50 लाने से कोई नहीं रोकने वाला है। प्रश्न संख्या 40 में करा गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f है, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध है। ऑप्शन नंबर ए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन नंबर बी 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन नंबर सी -1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ऑप्शन नंबर डी 1/v प्लस 1/u बराबर -1/f। तो प्रश्न संख्या कितना? 40 का आंसर हो जाएगा। हम लोग जानते हैं 1/1 होता है, फार्मूला पढ़े होंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, बी। प्रश्न संख्या कितना? 41। आज हम लोग लास्ट प्रश्न, आज का हम लोग लास्ट प्रश्न है। उसके बाद हम लोग कल और प्रश्न इसके आगे करेंगे, 40 प्रश्न और कर लेंगे तो 80-45 प्रश्न कल कर लेंगे तो लगभग 86 प्रश्न हो जाएगा। ये पार्ट 2 में हम लोग अपलोड करेंगे जिससे आपको समझने में, पढ़ने में आसानी और कम समय में बेहतर एजुकेशन आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
प्रश्न संख्या 41 करा, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। ऑप्शन नंबर ए 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी 6 सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर डी 12 सेंटीमीटर। तो प्रश्न संख्या 41 का आंसर क्या हो जाएगा? बी 20 सेंटीमीटर। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितना होगा? 20, यानी कि उसकी दुगनी हो जाती है, फोकस दूरी की दुगनी हो जाती है। तो कौन देने योग्य बात? ध्यान देने योग्य बात। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ। मैं आपको अंत में यही कहूंगा, छोटे को प्यार करें, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस तरीके से कायम रखें कि आपके साथ रह रही स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूं आगे बढ़ते रहें।